नमस्कार, हमारे चुनावी कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए 7 चरणों में वोटिंग कराने की घोषणा की है। 19 अप्रैल से पहले चरण की वोटिंग के साथ शुरू होने वाला चुनाव 1 जून को 7वें चरण के साथ खत्म होगा, तो वहीं 4 जून को वोटों की गिनती होगी और नई सरकार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के शेड्यूल भी जारी कर दिए हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार चुनाव संहिता भी लागू हो गई है। अगले 1 घंटे हम चुनाव के शेड्यूल से जुड़ी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स भी तमाम राज्यों की हलचल को लेकर हमारे साथ मौजूद होंगे, तो मेहमानों से समझेंगे इन तारीखों के मायने। आइए शुरुआत करते हैं जनादेश की। तो इंतजार की घड़ियां एक तरीके से खत्म हो चुकी हैं। आइए शुरुआत करते हैं जनादेश। 2024 को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। क्या है बड़ी खबर, क्योंकि चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से किस प्रकार से तारीखें निकल के आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। क्या है शेड्यूल, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तारीख से चुनाव की शुरुआत होने जा रही है और कैसे कैसे चरण दर चरण ये चुनाव आगे बढ़ता रहेगा और 1 से लेकर 7 चरण तक आएगा। ये आपको कुछ ग्राफिक्स के नजरिए से दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव में जो 19 अप्रैल से शुरुआत होगी तो कैसे आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो दूसरा चरण 89 लोकसभा सीटों के साथ में 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को 94 सीटों पर होगी। तो पांचवा चरण के, अगर चौथे चरण की बात की जाए तो 13 मई को होगा। 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और पांचवा चरण 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग के साथ संपन्न होगा। तो छठा चरण 57 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होगा। 7वें चरण की बात की जाए तो 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी और ये सभी 7 चरणों में होने वाली वोटिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो 4 जून को नतीजे आएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, 102 सीटों पर 26 अप्रैल को। दूसरा चरण 89 लोकसभा सीटों पर। तीसरा चरण 7 मई को होगा। उसी को इस तरह से देखा जाए तो ये तमाम चरण दर चरण एक तरीके से बात आगे बढ़ेगी और सभी चरण की मतगणना एक साथ 4 जून को होगी। और किस तरीके से ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व के तौर पर होने जा रहा है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण, इतना बड़ा चुनाव दुनिया के किसी देश में नहीं होता जितना बड़ा लोकसभा का चुनाव हिंदुस्तान में होता है। अगर हम संख्या के आधार पर देखें या तमाम प्रकार के आंकड़ों के आधार पर देखें, कितना बड़ी एक मशीनरी लगती है, कितनी बड़ी एक पूरी संख्या लगती है, उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से आज चुनाव आयोग के माध्यम से इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही यहां पर एक तरीके से आचार चुनाव संहिता भी लागू हो गई है। यानी कि अब किसी भी राजनीतिक दल के पास में या कहा जाए सरकार के पास में लोक लुभावन वायदे करने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे अब यहां से राजनीतिक दल जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश करते नजर आएंगे। राज्यवार चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 8 सीटों पर 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 10 सीट पर 7 मई को, चौथे चरण में 13 सीट पर 13 मई को और वहीं 5वें चरण में 14 सीट पर 20 मई को वोटिंग होगी। तो छठे चरण में 25 मई को 14 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी और 7वें चरण के तहत 1 जून को 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। यानी कि 7 चरणों वाले जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश है। तो वहीं दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 3 सीटों पर, दूसरे चरण में 3 सीटों पर, तीसरे चरण में भी 4 सीटों पर, चौथा चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। तो 5वें चरण में 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 7वें चरण में 9 सीट पर मतदान होगा। और इसी प्रकार से तीसरा राज्य बिहार है, जिसमें 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 4,
दूसरे में 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5 और पांचवें चरण में भी 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि छठे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो 7वें चरण में भी 8 सीटों पर वोटिंग बिहार में होगी। उत्तर प्रदेश, बंगाल और उसके बाद में बिहार, ये ऐसे राज्य जहां 7 चरणों में होगा। और अगर हम 5 चरणों के लिहाज से बात करें तो महाराष्ट्र एक राज्य है जहां पे 5 चरणों तक चुनाव होगा। पहले चरण में 5 सीटों पर, दूसरे में 8 सीटों पर, तीसरे चरण में 11 सीटों पर, चौथे चरण में 11 सीटें और पांचवें चरण पर 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भी 48 सीटों वाला राज्य, एक बड़ा राज्य है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, बेहद महत्वपूर्ण है और एक संवेदनशील राज्य के तौर पर देखा जाता है। वहां पे पहले चरण में 1 सीट पर, दूसरे में 1 पर, तीसरे, चौथे और पांचवें में भी 1-1 सीट पर वोटिंग होती नजर आएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव की तारीखों का एक विस्तार से समझने की कोशिश। उड़ीसा की बात की जाए तो यहां पर भी चुनाव आयोग एक चुनौती के तौर पर लेता है और ऐसे में 4 चरणों में यहां पे वोटिंग होती नजर आएगी। पहले चरण में 4 सीटें, दूसरे में 5, तीसरे में 6 और चौथे चरण में 7 सीटों पर उड़ीसा में वोटिंग होगी। उड़ीसा वो राज्य है जहां पर विधानसभा का चुनाव भी साथ ही में होगा। तो ऐसे में उड़ीसा की एक सियासत को समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश, जहां पर अच्छी खासी संख्या है लोकसभा सीटों की, पहले चरण 6 सीटें, दूसरे चरण में 7, तीसरे और चौथे चरण में 8-8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। और ऐसे में मध्य प्रदेश में टोटल 4 चरणों में 19 अप्रैल से 13 मई के बीच में वोटिंग होती नजर आएगी। झारखंड में भी 4 चरण में वोटिंग होगी। पहला चरण 4 सीटों पर 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 3 सीट पर 26 अप्रैल को, तीसरे चरण के तहत 4 सीटों पर 7 मई को और चौथे चरण में 3 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। झारखंड की सभी लोकसभा सीटों का चुनाव 4 चरण में संपन्न होगा। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो पहला चरण के तहत 1 सीट 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण में 3 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर एक साथ तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी और इसके तहत वहां की सभी सीटों पर एक तरीके से मतदान 3 चरण में संपन्न होगा। असम में भी 3 चरण में ही वोटिंग संपन्न होगी। पहले और दूसरे चरण में 5-5 लोकसभा सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग। तो तीसरे चरण में 4 सीट पर 7 मई को असम में वोटिंग होगी, यानी टोटल 14 सीटों पर 3 चरण में चुनाव होगा। 28 सीटों वाले राज्य कर्नाटक के 2 चरण में वोटिंग होगी। पहला चरण में 14, दूसरे में भी 14, यानी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 14-14 लोकसभा सीटों पर वहां पर वोटिंग होगी और कर्नाटक की सभी 28 सीटें 2 चरण में कंप्लीट होंगी। अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहां की 25 लोकसभा सीटों में पहले चरण में 12 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होती नजर आएगी। तो अपने आप में यह चुनाव आयोग का कार्यक्रम। त्रिपुरा में 1 सीट पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को, वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत 1 सीट पर, यानी दोनों सीट पर 1-1 सीट पर 2 चरणों में वोटिंग त्रिपुरा में होती नजर आएगी। तो ये अपने आप में वो तमाम शेड्यूल जो अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से पूरा एक लंबा शेड्यूल बनाया गया है और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने आप ने देखा कि किस तरीके से 7 चरणों का यह चुनाव चरण दर चरण तरीके से आगे बढ़ता नजर आएगा। तो आगामी लोकसभा चुनाव का आज औपचारिक रूप से शंखनाद हो गया। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। क्या है पूरा कार्यक्रम और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें चुनाव आयोग के माध्यम से कही गई, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी शंखनाद हो गया है। लोकतंत्र के रंग यहाँ उभरते हैं और सभी हिस्सों का इसमें समावेश होता है। चुनाव इस तरह कराएंगे जो देश की चमक बढ़ाएगा। इसी वायदे के साथ चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। 7 चरण में चुनाव होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई, छठे चरण की वोटिंग 25 मई और 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94, चौथे चरण में 10 राज्यों की 96, पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49, छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों और 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And
Last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase, notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. Fourth phase में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी. फेज सिक्स्थ में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May. Last phase, seventh phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. Date of counting in the entire country would be 4th of June. 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा. इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी. जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है उनके पास फॉर्म पहुंचाया जाएगा अगर वो मतदान का ये विकल्प चुनते हैं. पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40 इयर्स एंड 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे. अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे. लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, जिसमें सिक्किम की 32 विधानसभा सीट, उड़ीसा की 147 विधानसभा सीटों, अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों और आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव कराए जाएंगे. आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13 मई 24 को होगी. सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल. उड़ीसा में फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18th अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13th मई. 18वीं लोकसभा के लिए इस बार 96.88 करोड़ मतदाता वोट डाल पाएंगे. इनमें से 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे. इन मतदाताओं में 49.72 करोड़ पुरुष, 47.15 करोड़ महिलाएं और 48,044 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. इन मतदाताओं में 88.35 लाख शारीरिक रूप से अक्षम, 1.85 करोड़ मतदाता 80 साल से ज्यादा और 2.18 लाख मतदाता 100 साल से ज्यादा की उम्र के भी हैं, जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इन चुनावों में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. सबसे दिलचस्प बात यह है कि 22 राज्यों में मात्र एक चरण में चुनाव होंगे, तो 7 चरणों में 3 ही राज्यों में चुनाव होंगे. चुनाव आयोग ने इस बात का ख्याल रखा है कि जनता के लिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ तक पहुंचें और अपनी मनपसंद सरकार को चुन सकें. अपने सहयोगी अनिल थॉमस और कैमरामैन विनय के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली. तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव का शंखनाद एक तरीके से हो गया और हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं. वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए. इसके अलावा मदन मोहन जड़ा जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हिंदुस्तान अखबार के हमारे साथ में जुड़ गए. आप दोनों का सर बहुत स्वागत है. आप दोनों से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. बहुत जल्द वापस आएंगे और इन तारीखों के ऐलान के मायने क्या है इस पर विस्तार से आप दोनों से चर्चा करेंगे. फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन. अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना. SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस. SBI, देश का फैन. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए. जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले.
लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें। अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद जनादेश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, अशोक टंडन जी, मनोज मोहन जड़ा जी हमारे साथ बने हुए। अशोक जी, क्योंकि तारीखों को ऐलान को लेकर लगातार सस्पेंस था और आज जब ये तारीख 7 चरणों का ऐलान हो गया, आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के लिहाज से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है? बिल्कुल। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में जब चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है और विशेष तौर से जो विकासशील देश हैं लोकतांत्रिक, वो तो भारत को एक तरह से अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ जो चुनाव हो वो ना केवल निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और उसमें हिंसा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए आज चुनाव आयोग ने 4 प्रमुख बातें की हैं। एक तो उन्होंने जनता से अपील की है कि वो मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। पिछली बार के 67% मतदान को 70% ले जाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने जनता से अपील की है। विशेष तौर पर उन्होंने युवाओं से अपील की है। पहली बार जो मतदान करने जा रहे हैं युवा, उनको उन्होंने कहा है और उनको ये भी कहा ये तो हमारे एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि ये अपने परिवार में भी, अपने परिवार के सदस्यों को भी एक तरह से प्रेरित करेंगे कि वो मतदान में आए। तो एक तो ये मतदान शांतिपूर्वक हो, प्लस लोगों में उसके बारे में उत्साह हो। दूसरी उन्होंने अपील जो की है वो मीडिया से की है, क्योंकि मीडिया को भी उन्होंने कहा कि आप तो हमारे आंख और कान हैं, आप हमारे साथी हैं। इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और उसमें आप एक सकारात्मक भूमिका निभाइए, विशेष तौर से सोशल मीडिया के बारे में भी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की है कि हम जो एक आचार संहिता बना रहे हैं, ये लागू करते हैं, इसको भी आप इसका पालन करें और उसके लिए जो उन्होंने गाइडलाइन बनाई हैं उसके बारे में भी बार बार उनको कहा है कि हम केवल जो हैं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार नहीं करने जा रहे, हम इसको कानून के दायरे में लाकर इस पर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे जो इसका उल्लंघन होगा। तो जो सुविधाएं उन्होंने प्रदान की हैं, जिसके बारे में आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बताया कि 85 साल से ऊपर के लोग घर से वोट डाल सकेंगे, इसी तरह से उन्होंने मतदान केंद्रों पर जो सुविधाएं दी हैं उसकी भी चर्चा की। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो जिम्मेवारी है उस पर बार बार इसके बारे में बहुत जोर से बात की गई है। और अगर हम आगे इन चारों के बारे में विस्तार से बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इसमें एक भूमिका है वो राजनीतिक दलों की है और उसकी जो चेतावनी दी गई है उसका हम मानकर चलें कि इस बार उसका असर होगा और सभी राजनीतिक दल उसका पालन करेंगे। बिल्कुल। मदन जी, आपको लगता है कि ये निश्चित तौर से इसको सफल बनाने के लिए हर एक की जिम्मेदारी है
पूरी मशीनरी काम कर रही है, तमाम राजनीतिक दल और हर एक मतदाता की भी जिम्मेदारी है आगे आने के लिए। 97 करोड़ के आसपास मतदाता, इतनी बड़ी संख्या, उनकी वोटिंग कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की लगातार कोशिश, अपील और प्रयास हैं, ये जमीन पर उतरते हुए नजर आएंगे और बेहतर तरीके से हमको वो नतीजे भी दिखाई पड़ेंगे? निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम देखें पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में लगातार वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है और ये 70, 72, 75% तक कई राज्यों में गया है। ये हमने विधानसभा चुनाव में ट्रेंड देखा है। अगर लोकसभा चुनाव की बात भी करें तो पहले से ट्रेंड बेहतर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सुविधाएं इस बार की गई हैं, जैसे जो दिव्यांग हैं, जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं, उनके घर पर वोटिंग होगी। इसके अलावा जो 85 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको घर पर मतदान की सुविधा दी जा रही है। और जो बैलेट पेपर में जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती थी, उसका दायरा भी इस बार कुछ और वर्गों तक बढ़ाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर सकें, या जो लोग किसी काम में व्यस्त हैं उनको भी वोट करने का मौका मिले। ये व्यवस्था भी इस बार की गई है। इसका मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चुनावी सफर में हिस्सेदारी कर सकें। दूसरा, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, तो निश्चित रूप से एक सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि एक निष्पक्ष चुनाव कराए, एक हिंसा रहित चुनाव कराए, एक धन बल रहित चुनाव कराए। इसी प्रकार मतदाता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने वोट के अधिकार का पूरी तरह से इस्तेमाल करे। दूसरी बात इसमें ये आती है कि जैसे चुनाव आयोग ने आज भी घोषणा की है कि जो भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में वो सारी जानकारी उनको मीडिया में देनी होगी। 4 बार देना होगा, टीवी पर देना होगा, सोशल मीडिया में देना होगा। तो मतदाता की जिम्मेदारी जहां अच्छे वोट कर, जहां अपने मतदान का अधिकार करने की है, वहीं मैं चाहूंगा कि मतदाता ये भी देखे कि जिस उम्मीदवार को वोट दे रहा है उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या उस पर कोई मुकदमा तो नहीं है, मुकदमा है तो किस प्रकार का है, क्या उसका पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मुझे लगता है कि मतदाता अपना वोट भी दे और एक अच्छे उम्मीदवार को चुने, तो ये दोनों जिम्मेदारी मतदाता अपना निभाएगा। बिल्कुल, और शायद उसके लिए हर एक इंतजाम, व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र का भी हम रुख करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। शैलेंद्र से भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है। उसके अलावा अन्य सहयोगियों के पास भी जाएंगे, मेहमानों से चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद जनादेश 2024 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ 2 खास मेहमान, अशोक टंडन जी, मदन मोहन जैड़ा जी बने हुए। इसके अलावा हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि मोदी की गारंटी और मोदी का परिवार, ये लगातार और 10 वर्षों का यानी 1 दशक का काम, ये सबसे बड़ा एक तरीके से एजेंडा होगा जिसके माध्यम से बीजेपी आगे उतरेगी। क्या कुछ हलचल आज तारीखों के ऐलान के बाद? निश्चित तौर पर देखिए, इसके लिए एक वीडियो भी बीजेपी ने आज जारी किया, मोदी का परिवार, और जो 10 वर्षों की उपलब्धियां रही हैं उसको बहुत योजनाबद्ध तरीके से एक रणनीति के तहत हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के न केवल शीर्ष नेता बल्कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा रहे हैं, और ये पार्टी की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हम चुनाव प्रचार के लिहाज से देखें तो आज से जब
चुनाव आचार संहिता लग गई है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के दौरे अलग अलग राज्यों में लग रहे हैं, उस पर भी पार्टी चर्चा कर रही है। लेकिन आप अगर बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें तो उसको जमीन पर उतारने का काम काफ़ी पहले से हो गया था, और यही वजह है कि उम्मीदवारों की सूची जारी करने में बीजेपी आगे रही। जो 2 सूची आई 195 उम्मीदवारों की, फिर 72 उम्मीदवारों की, और तीसरी सूची भी 20 तारीख से पहले आ जाएगी, इस बात की बहुत संभावना है। आप तकरीबन देखें, जो एक गठबंधन का स्वरूप है, एनडीए में तमाम सहयोगियों को जोड़ने का जो स्वरूप है वो बहुत स्पष्ट हो चुका है। एक आध सहयोगी और जुड़ सकते हैं, या फिर एक राज्य में भी औपचारिक तौर पर सीट बंटवारे का ऐलान बाकी है। लेकिन आप देखें कि पूरी रणनीति बीजेपी जमीन पर उतार चुकी है और उस पर अब आगे बढ़ने की तैयारी है। बस एक बैठक और होनी है। अगर आप केंद्रीय चुनाव समिति के लिहाज से देखें, वो 20 से पहले होगी संभवतः, और 20 तक आप देखेंगे कि तीसरी सूची भी आ जाएगी। तो एक तरह से तब पूरी स्थिति उम्मीदवारों के लिहाज से बीजेपी के जो बचे हुए उम्मीदवार हैं तकरीबन उस पर बीजेपी आगे बढ़ जाएगी। तो हम उस लिहाज से अगर देखें तो जो इंडी गठबंधन है उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिखाई देती है, न केवल उम्मीदवारों के ऐलान के मामले में बल्कि अपने रणनीति को जमीन पर उतारने के मामले में भी। बिल्कुल। शैलेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार बीजेपी और एनडीए की इस रणनीति पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान भी लगातार बने, आप दोनों से चर्चा करें। उससे पहले कुछ आंकड़ों पे और नजर डाल लेते, उसके बाद आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर आज जब चुनाव आयोग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो क्या कुछ गारंटी निष्पक्ष चुनाव को लेकर दी गई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यादगार और निष्पक्ष चुनाव कराने की एक तरीके से विश्वास दिया है चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन पर हम लगातार नजर रहेंगे कि आखिर किसी को दिग्भ्रमित ना किया जाए, किसी को मिसगाइड ना किया जाए, और बाहुबली पर रहेगी नजर, क्योंकि बाहुबल को लेकर बड़ा बातें आती हैं और भारत के चुनाव को लेकर कई प्रकार की पहले इतिहास में ऐसी खबरें रही हैं, और किसी प्रकार की हिंसा ना हो, इसलिए भी इस पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष गारंटी दे रहा है। एक तरीके से ऐसा कोई भी स्थिति नहीं आएगी। धन बल के प्रयोग पर भी लगातार ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं कि आखिर दिक्कत परेशानियां ना होने पाए। ड्रोन या अन्य तकनीक के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था रहेगी पूरे प्रचार के दौरान, वोटिंग के दौरान और काउंटिंग तक लगातार सारी व्यवस्था की गई है। फेक न्यूज पे सबसे ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में इस पर निगरानी करना बहुत जरूरी है, और ऐसे में नफरती भाषण ना होने पाए, इस पर सख्त बात कही है चुनाव आयोग ने। चुनाव में के समय तमाम पार्टियों के माध्यम से ऐसी स्थिति ना होने पाए कि नफरती भाषण हो या फिर मुफ्त घोषणाओं के माध्यम से रिझाने लुभाने की कोशिश की जाए मतदाताओं को, उस पर भी चुनाव आयोग सख्ती के साथ में नजर रखेगा। हिंसा मुक्त चुनाव हो, एक तरीके से ये व्यवस्था निष्पक्षता के साथ में जमीन पर उतारेगा चुनाव आयोग। शिकायत या गड़बड़ी पर पूरी तरीके से नजर रहेगी। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो उसके तुरंत 100 मिनट के अंदर मौके पर टीम पहुंचे, ऐसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया गया। यानी उससे पहले भी अगर टीम पहुंच सकती है तो वो पहुंचने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। 2100 ऑब्जर्वर्स होंगे इस पूरे चुनाव के लिए। देश भर में हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, 2100 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाएंगे। तो ये दिखाता है कि कितनी बड़ी एक मशीनरी तैनात की जा रही है और पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत कर सकता है, चाहे वो एक मतदाता हो या कोई भी चुनाव से जुड़ा व्यक्ति हो। स्टार प्रचारकों के लिए जारी होगी गाइडलाइन। ये अपने आप में चुनाव आयोग ने साफ तौर से कह दिया है कि और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी निगरानी रखी जाएगी, किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत परेशानी ना आने पाए जो कि निष्पक्ष चुनाव में दिक्कत पैदा करे। इस लिहाज से हर वो कोशिश व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। सड़क का रास्ता हो, रेल हो, हवाई मार्ग हो या फिर चार्टर्ड विमान, सभी पे नजर रहेगी। और ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार का जो ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैश के थ्रू हो चाहे बैंक के थ्रू हो, अगर वो संदिग्ध है तो हर प्रकार की उस पर नजर रखी जाए और यादगार और निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था लगातार की जाएगी। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक टंडन जी हमारे साथ में, इसके अलावा मदन मोहन जड़ा जी। अशोक जी, आपको लगता है कि किस तरीके से इसको समझने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तब जबकि तमाम प्रकार की बदलती हुई परिस्थितियों में तकनीक का इस्तेमाल करके, व्यवहारिक बदलाव को करके चुनाव आयोग ये गारंटी देता दिखाई पड़ रहा है कि साहब हम हर जगह मुस्तैद हैं, आप निश्चिंत रहिए, निष्पक्ष चुनाव होंगे। बिल्कुल, उन्होंने देश को आश्वस्त किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि ये जो हमने इंतजामात किए हैं इसके लिए
जनता को भी जागरूक होना होगा और अपनी शिकायत को लोगों तक पहुंचाए। दूसरा, राजनीतिक दलों को भी इस मामले में सहयोग करना होगा। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई। एक तो थी कि ये 7 चरणों में चुनाव क्यों करवाया जा रहा है, और दूसरा था ईवीएम के बारे में जो सवाल उठते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देखिए इस देश में कितनी विषमताएं हैं, कितना बड़ा देश है, यहाँ पर मौसम को ध्यान में रखना है, त्योहारों को ध्यान में रखना है, और सबसे बड़ी बात है जो अर्धसैनिक बल हैं उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो क्योंकि शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसके लिए अर्धसैनिक बलों का जो एक जगह से दूसरी जगह था, इन सब को ध्यान में रखते हुए 7 चरणों में चुनाव कराना ये हमारी एक तरह से मजबूरी थी। और इसमें ये जो एक कुछ प्रश्न उठे कि कहीं किसी एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ उठाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं है, तो उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी ऐसा कोई हमने नहीं बनाया शेड्यूल जिसमें किसी राजनीतिक दल को हमने कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश किया। तो ये भी सब बातों को उन्होंने जवाब दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जवाब जो आज सामने आया वो था ईवीएम के बारे में। उनका कहना था कि ईवीएम पर समय समय पर इस प्रकार से भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तो सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट बन गए हैं जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं ईवीएम में सब कुछ हो सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 40 ऐसे मामले जो न्यायालयों में गए, उच्च न्यायालयों में गए, उच्चतम न्यायालय में गए, सब में इस बात को साबित कर दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा राजनीतिक दलों से कि जो राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाते हैं जब वो खुद सत्ता में आते हैं तब इस चीज को भूल जाते हैं। और ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है अशोक जी, क्योंकि किस प्रकार की स्थिति होती है। हमारे सहयोगी शिशिर शेलार भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं और महाराष्ट्र के लिहाज से अगर बात की जाए तो 48 लोकसभा सीटें हैं शिशिर वहां पे, लेकिन इस बार बहुत दिलचस्प होगा चुनाव। पिछली बार के लोकसभा चुनाव के मुकाबले तमाम गठबंधनों के जो सहयोगी हैं वो बदल गए हैं, नए नए सहयोगियों साथियों के साथ में चुनाव की गुंजाइश होने जा रही है। क्या कुछ रिएक्शंस अभी मिल रहे हैं शिशिर? बिल्कुल, इस वक्त आपने जो कहा कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें, 48 सीट्स है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य होगा अगर लोकसभा चुनाव की सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए, और इसलिए ये राज्य काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो जानकार है यहाँ पर राजनीति के वो ये कहते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की स्थिति ऐसे है कि समझ में नहीं आ रहा सर कहाँ है और पैर कहाँ है। तो इसलिए इस वक्त अगर देखा जाए और आंकड़ों की बात अगर स्पेशली हम करें तो पिछले 2019 के मुकाबले इस वक्त अगर देखा जाए 2019 में जो तत्कालीन एनडीए का एक अलायंस थी उन्होंने तकरीबन यहाँ पे 21 सीटें जीती थी और 23 सीटें जीती थी। वही अगर बात करें हम तत्कालीन यूपीए जो खेमा था उसने तकरीबन 5 सीटें यहाँ पर जीती थी, 48 में से 1 सीट एमआईएम को गई थी। लेकिन इस बार अगर देखा जाए यहाँ पे काफी अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। कौन सी पार्टी कहाँ पर, हालांकि इसका अगर हम बात करें तो ये चुनाव में सामने आ ही जाएगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है, तकरीबन 5,30,00,000 मतदाताओं ने अपना चुनाव का अधिकार जो है पिछली बार ये किया था। और इस बार अगर देखा जाए चुनाव जो राज्य के चुनाव आयोग है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। राज्य में किस प्रकार से चुनाव किए जाएंगे उसके ऊपर जो है ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तकरीबन 5 अलग अलग चरणों में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है जो कि नक्सल प्रभावित हिस्सा है और उसके लिए अगर देखा जाए तो खास प्रावधान चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ने किए गए हैं। और इसीलिए अलग अलग 5 चरणों में शुरुआत करते हैं तो विदर्भ से शुरुआत होती है। पहले सबसे पहली बात तो जो विदर्भ का इलाका, उसके बाद जो है पश्चिम विदर्भ का इलाका, फिर मराठवाड़ा का इलाका, फिर उत्तर महाराष्ट्र, फिर मध्य महाराष्ट्र और बाद में अगर देखा जाए कोंकण और मुंबई में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये तकरीबन अमूमन ये पूरा 5 अलग अलग चुनाव का एक फेज रहेगा। हालांकि अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार से चुनावी प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। अब तक अगर देखा जाए बीजेपी ने अपने चुनावी प्रत्याशी जो 20 है वो घोषित किया है, लेकिन अगर बात करें एमवीए की महाविकास आघाड़ी की तरफ से हालांकि अब तक कोई स्पष्टता नहीं आई कौन प्रत्याशी कहाँ पर उतरेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी कि अलग अलग जगह पर जी बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं शिशिर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महाविकास आघाड़ी में स्थिति स्पष्ट हो इसको लेकर भी संशय है, कौन कहां से होगा इसको लेकर भी बयानबाजियां हैं। लेकिन ये बहुत दिलचस्प होगा इस बार महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर क्षेत्रीय छत्रपों की और परिवारों में क्या स्थिति होती है। शुक्रिया शिशिर, हमारे साथ महाराष्ट्र की सियासत को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन हम एक रिपोर्ट और देखते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में तमाम रिएक्शंस भी आए हैं। क्या कुछ वो रिएक्शंस हैं उसके बारे में इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर हम एक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। पीएम ने लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा का स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। यह देश और प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का माध्यम है। मैं समग्र राष्ट्र की जनता से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को और मजबूती देने का आह्वान करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। देश के सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। He could have completed within 3 or 4 this thing, so it was easy for people also to get their businesses completed. The infrastructure, everything, it should have helped. But anyway, Modi is Modi. जो भी चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी चुनाव को कराना चाहता है, उसमें उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है। हमारे उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी। वो उनको अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन्होंने ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन किया है और आज इस अवसर पर जो 7 मई का गोवा में इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए गोवा सरकार की पूरी तैयारी है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेगी। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। Now the schedule has been announced. 7 phases. Longer the period of campaign and elections always goes to the advantage of the political party in power. लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं और परिणाम 4 जून को आएंगे। हालांकि सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किसे जनमत देती है वह तो 4 जून को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा किस प्रकार से तारीखों के ऐलान के बाद से रिएक्शंस आना शुरू हो गए राजनीतिक दलों की ओर से। सभी ने तारीखों का स्वागत किया है। अब उम्मीद इस लोकतांत्रिक उत्सव को लेकर सभी को इन 7 चरणों के लिए है। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, इस विषय पे बात करेंगे। उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो आंकड़ों के माध्यम से, क्योंकि 22 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होगा, 21 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में। ये जो तारीखों का जो ऐलान हुआ है उसके माध्यम से ये आंकड़े एक तरीके से सामने आए हैं कि 22 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा अगले तथ्य की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें कौन कौन सी बातें निकल के आई हैं, कि वो अगर हम देखें कि किस तरीके से अन्य जगहों पर चुनाव संपन्न होगा तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि टोटल 7 चरणों में चुनाव होना और ऐसे में 22 राज्यों में 21 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में एक साथ ही एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, उनकी ओर हम रुख करते हैं। प्रकाश चंदालिया जी हैं, एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए। इसके अलावा अदिति टंडन जी हैं, एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून की, उनकी ओर हम रुख करेंगे। और ये दूसरा जो तथ्य है, 4 राज्यों में 2 चरणों में 2 राज्यों में 3 चरणों में संपन्न होगा मतदान, छत्तीसगढ़ और असम में, जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। इसी तरीके से जो अन्य तथ्य हैं उसमें देखा जाए तो 3 राज्यों में 4 चरणों में संपन्न होगा मतदान। इसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड है।
और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 2 राज्यों में 5 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। ये बड़े राज्य हैं। महाराष्ट्र, हाँ 48 सीटें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर थोड़ा संवेदनशील राज्य है। सुरक्षा कारणों को ध्यान रखते हुए 5 चरणों में यहां चुनाव संपन्न होगा। इसके अलावा 3 राज्यों में 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा और ये राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, और ये बड़े राज्य भी हैं और ऐसे में इन राज्यों पे सबकी नजर रहेगी। 2 खास मेहमान प्रकाश चंदालिया जी और अदिति टंडन जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनकी ओर हम रुख करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश चंदालिया जी, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल के लिहाज से बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां की सियासत या कहा जाए वहां के चुनाव पे बहुत ज्यादा नजर 2019 में भी थी, लेकिन उससे ज्यादा सबकी नजरें वहीं टिकी दिखाई पड़ रही हैं इस बार। क्या कुछ बदलाव आज के इस चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद? जी, देश में अगर बड़े राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल सीटों के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां 42 लोकसभा सीटें हैं। और पुराना इतिहास अगर उठाकर देखें तो वामपंथियों का शासन रहा, उसके बाद एक तरफा तृणमूल का शासन चलता रहा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त उत्थान हुआ और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 40.6% वोट लेकर 18 सीटों पर उसने विजय प्राप्त की और तृणमूल ने 43.7% वोट लेकर 22 सीटें प्राप्त की। लेकिन इसलिए सत्ता में होने के बावजूद, राज्य की सत्ता में होने के बावजूद तृणमूल सरकार की केंद्र से जो बराबर टक्कर है, और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार इस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है, इनके मंत्री जेल में हैं, इनके विधायक जेल में हैं, इनके सांसदों ने जेलें खटी हैं और इतने सारे भ्रष्टाचार के केस हैं कि हाई कोर्ट में अगर जाएं तो सिर्फ आपको राज्य सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ेंगे। केंद्रीय एजेंसियों का विरोध करना, केंद्र से बराबर टक्कर लेना, कट मनी की बात, कोयला घोटाला, गौ तस्करी, मिड डे घोटाला, राशन घोटाला से इतने सारे प्रसंगों के कारण इस सरकार की, ममता सरकार की जो लोकप्रियता पिछले चुनाव में थी, वो संभवतः इस बार उसको चोट लगेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीटों का पहले लक्ष्य रखा। अमित शाह जी ने यहाँ पर कहा 35 सीटें हमें चाहिए और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री की जब जनसभा होती है 12/7 में, तब वो पूरे 42 सीटों पर जोर लगा देते हैं। संगठन के लिहाज से अगर बात करें तो मुख्य मुकाबला इस लोकसभा चुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल में ही नजर आता है। बिल्कुल, उसकी तस्वीरें जमीन पे कहीं दिखाई भी पड़ती हैं। प्रकाश जी, निश्चित तौर से अदिति जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति जी, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात की जाए तो महिला वोटर्स का नंबर भी अलग से आता है और कई राज्यों में हमने देखा है कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है। चुनाव आयोग भी लगातार कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि इस लिहाज से भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, महिला वोटर्स के बढ़े हुए प्रतिशत को लिहाज से और महिला वोटर्स के मुद्दों और मसलों के लिहाज से? बिल्कुल, आई एग्री करती हूँ आपसे। इनफैक्ट जो महिला वोटर्स का प्रतिशत है वो हर इलेक्शन में बढ़ रहा है और आज का जो डेटा आया है, आप उसको एनालाइज करें तो जो जेंडर रेशो है, मतलब महिलाओं के बनस्पत पुरुषों की संख्या क्या है वोटर्स की, तो वो बढ़ी है। पिछले चुनाव में 2019 में 928 का रेशो था, 928 महिलाएं 1000 मेल वोटर्स के पीछे थी और आज ये बढ़ के 948 हो गया है। और ये भी बोला है कि आज चुनाव आयोग ने कि 12 जो स्टेट्स हैं वहाँ तो 1000 से ज़्यादा जेंडर रेशो है, जिसका मतलब है कि महिला वोट ज़्यादा है पुरुष वोट से। और हम देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का क्लियर एक मैसेज है महिला वोटर्स के लिए, महिलाओं को किसानों और यूथ के साथ उन्होंने रखा है। जो 4 इम्पॉर्टेंट जातियां हैं उन्होंने कहा है, कास्ट हैं जिसमें यूथ है, फार्मर्स हैं, पुअर हैं और महिलाएं हैं। तो जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं पर बहुत बड़ा फोकस है और जो संदेश खाली का मुद्दा है पश्चिम बंगाल में, उसकी रेजोनेंस तो नेचुरली बहुत बढ़ चढ़कर नज़र आ रही है। यहाँ तक कि जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वो बैकफुट पे नज़र आई, क्योंकि जितना भी मामला कोर्ट में गया सरकार को ही मुंह की खानी पड़ी हर मामले में। और इनफैक्ट शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा, जबकि सरकार बहुत देर ये क्लेम करती रही कि कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत, क्योंकि स्टे लगा हुआ था, जो कि एक्चुअली एक टेक्निकल रीज़न था, स्टे को वेकेट भी करवाया जा सकता था। प्रदेश सरकार के पास बहुत सी पावर्स होती हैं। लेकिन आपने सही कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर ये चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज भी जैसे प्रधानमंत्री का एक पत्र सामने आया है जो कि उन्होंने बेनिफिशरीज को लिखा है, इलेक्शन अनाउंसमेंट के कुछ समय पहले ही सामने आया, जिसमें भी महिलाओं का बहुत जिक्र है। इनफैक्ट ड्रोन दीदीज अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने किया, जिसमें पूरे देश में कम से कम 1000 ऐसी महिलाएं जुड़ी जिन्होंने ड्रोन्स उड़ाए
तो एक तरीके से महिलाओं का जो वोट है वो ट्रेडिशनली अगर पीछे एनालिसिस किया जाए आम चुनावों का, तो भारतीय जनता पार्टी को फेवर करता हुआ नजर आता है। और शायद उसी परिपाटी पे बीजेपी की रणनीति और कैंपेन भी दिखाई पड़ेगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे बड़ा राज्य सियासी तौर पे 80 सीटों वाला, ये अपने आप में बहुत दम रखता है, क्योंकि कहते हैं कि यूपी से निकलता है दिल्ली तक का रास्ता। तारीखों के ऐलान के बाद में सियासी हलचल किस प्रकार की इस वक्त? जी बिल्कुल आर्येंद्र, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। 80 सीटें सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र की यहीं पे हैं, तो यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी चुनाव आयोग में यहाँ पे लखनऊ में राजनीतिक दलों की कुछ बैठक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने तमाम सारी क्या कुछ प्रबंध किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, उसके विस्तार से जानकारी दी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 34 लाख वोटर हैं, जिनमें 8 लाख से ज्यादा पुरुष और 7 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, और इसके प्रबंधन के लिए लगभग 92,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो उन पे लगभग 82,000 से ज्यादा जगहों पर वेबकास्टिंग की जाएगी यहाँ पर, और क्रिटिकल बूथ चिन्हित कर लिए हैं, वहाँ पर अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। लगातार वेबकास्टिंग के द्वारा नजर रखी जाएगी, और पैरा मिलिट्री फोर्स वहाँ पर अतिरिक्त लगाई जाएगी। ये सारे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। खासतौर से युवा बूथ बनाए गए हैं, महिला बूथ बनाए गए हैं, दिव्यांग जन बूथ बनाए गए हैं। तमाम सारी व्यवस्थाएं लोगों को आकर्षित करने के लिए की गई हैं। और 80 लोकसभा सीटों की जब बात करते हैं तो हम तैयारियों की भी बात करते हैं। तैयारियों में हम देखते हैं कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से अपर हैंड रहा है। पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक हमने देखा 19 में भारतीय जनता पार्टी का लगातार दबदबा बना रहा। 64 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। उसके बाद बाई इलेक्शन में 2 सीटें और जीती थी। लगभग 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, जिन सीटों पर जीत नहीं पाई थी उन पर अतिरिक्त 14 सीटों पर विशेष तैयारियां की गई है। वहां पर तमाम सारे वरिष्ठ नेता उन जगहों पर रात में रुकने के कार्यक्रम बनाए गए हैं। वहीं अगर बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो उन्होंने अभी तक कोई प्रत्याशी की लिस्ट ही नहीं जारी की। उत्तर प्रदेश की में कांग्रेस की 2 लिस्ट आई है, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें जारी की है। तमाम सारे यहाँ गठबंधन को लेकर, विपक्षी गठबंधन को लेकर अभी तक एकता नहीं आ पाई है। समाजवादी पार्टी 17 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी है और 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को दी है, तो लगभग 62 सीटें हैं। आज उन्होंने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, तो आजमगढ़ सीट पे धर्मेंद्र यादव को वो चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी अखिलेश अपनी सीट को क्लियर नहीं कर पाए हैं। यही दर्शाता है कि अभी तक वो खुद नहीं तय कर पाए हैं कि उनको करना क्या है। तो तमाम सारी चीजें, बिल्कुल, और इंडी गठबंधन को लेकर भी कई लंबा पेच फंसा रहा विकास, उसको लेकर भी सियासी बातें निकलती दिखाई पड़ेंगी। शुक्रिया विकास हमारे साथ लखनऊ से जुड़ने के लिए। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। और लगातार हम बात कर रहे हैं आज लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से किस तरीके से देश भर से रिएक्शंस आ रहे हैं और चुनावी सरगर्मियां तेज गति से बढ़ती जा रही हैं। प्रकाश चंदालिया जी, इसके अलावा अदिति टंडन जी हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, और हमारी संवाददाता शिमला से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। हम उनका भी रुख करेंगे। हेमा है हमारे साथ में। हेमा, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले एक क्वेश्चन जो है अपने मेहमानों से ले लेता हूँ। प्रकाश जी, क्योंकि तमाम वर्गों के लिहाज से जब बात की जाती है तो एक नया वर्ग भी लाभार्थी वर्ग के तौर पे तैयार हुआ है, और उसको लेकर भी बहुत बड़ी बातें होती हैं। आपको लगता है कि ये भी इस बार के चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है? निश्चित रूप से लाभार्थियों के लिए, गरीबों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी प्रदेशों की सरकारें बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। लेकिन इस मामले में मैं बंगाल का दुर्भाग्य कहूंगा कि केंद्र की बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही जिसका लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को
इस राज्य सरकार की वजह से नहीं मिल पाया। केंद्र की कई योजनाएं जब आती हैं उसको रोक दिया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। देखिए, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि ममता बनर्जी एक बहुत ही मंझी हुई राजनीतिज्ञ हैं, बहुत पुरानी राजनीतिज्ञ, लड़ाकू नेत्री रही हैं, उन्हें अग्नि कन्या तक कहा जाता रहा है। लेकिन जब से उनका ये तीसरा टर्म शुरू हुआ है उसमें जिस लेवल का भ्रष्टाचार फैला है, और अभी अदिति जी ने जिस बात को उठाया संदेश खाली में, महिलाओं के साथ जितने बड़े पैमाने पर अत्याचार की घटनाएं सामने आई, आर्तनाद पूरे देश भर में गूंजा, लेकिन वहां की सांसद नुसरत जहां जो है तृणमूल पार्टी की, वो उस इलाके में नहीं जाती हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए, महिला होते हुए भी वे भी उस इलाके में नहीं जाती हैं, बल्कि जाने वाले लोगों को रोक दिया जाता है, उनका विरोध करती हैं। लाभार्थियों तक जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए थी, चाहे स्वास्थ्य की हो, चिकित्सा की हो, मकान की हो, शौचालय की हो, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं जो बगैर किसी धर्म, जात, पंथ को देखे हुए हर देश के गरीब से गरीब नागरिकों तक पहुंच रही हैं। दूसरे उनका भी एक सियासीकरण कहीं ना कहीं योजनाओं का भी देखने को मिला। हेमा हमारी सहयोगी शिमला से मौजूद है। हेमा, भले ही संख्या हिमाचल के चुनाव जो नंबर से सीट के वो भले ही कम हो, लेकिन राज्य बहुत महत्वपूर्ण है अगर अंकगणित के लिहाज से देखा जाए। और अभी हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव या उसके अंकगणित को लेकर किस प्रकार की बड़ी हलचल रही है। लोकसभा की तारीखों के ऐलान के बाद में किस प्रकार का एक माहौल इस वक्त हिमाचल में? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से अभी जो है सिर्फ कुछ नाम जो है सामने आए हैं उम्मीदवारों के तौर पर। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा ने 2 सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं वो तय कर लिए हैं। एक हमीरपुर संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो वहां से अनुराग ठाकुर को 5वीं बार जो है टिकट दिया गया है, तो वहीं शिमला से जो सुरेश कश्यप है उन्हें दूसरी बार टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो 2 सीटें हैं मंडी और कांगड़ा की, वो अभी हॉट सीट बनी हुई हैं, क्योंकि वहां पर अभी जो मंथन है चल रहा है नाम को लेकर के। इसके अलावा आप बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी जो सूची है वो जारी नहीं की गई है, और इसको लेकर के लगातार जो है पार्टियों का जो बैठकों का दौर है वो जारी है। इसके अलावा अगर बात करें उपचुनावों की, तो उपचुनाव इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा दिलचस्पी का कारण बने हुए हैं, क्योंकि जो बर्खास्त बागी विधायक हैं 6, बात राज्यसभा चुनाव की है जब 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद उन्हें विधानसभा स्पीकर के द्वारा अयोग्य करार दिया गया था। और ऐसे में जो ये मामला है ये अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इसकी सुनवाई 18 अप्रैल को होनी है। बावजूद इसके जो ये सीटें हैं ये खाली चल रही हैं, तो ऐसे में इन पर चुनाव करवाए जा रहे हैं। और ये जो चुनाव है ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि देखना ये होगा कि जो ये बागी विधायक हैं ये क्या एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे, या फिर कोई जो नए चेहरे हैं इस बार उपचुनाव में देखने को नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में सियासी उठापटक हिमाचल की भी बहुत दिलचस्प रही है और रहने वाली है। आप नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया हेमा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी भोपाल से भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ में आदित्य श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। इसके अलावा हमारे साथ में आयशा खानम भी जुड़ गए हैं। आदित्य, जल्दी से आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश भी अपने आप में बड़ी अच्छी संख्याओं के साथ में केंद्र में सरकार बनाने का दमखम रखता है, तारीखों के ऐलान के बाद में क्या बड़ी सियासी हलचल? नरेंद्र, 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा की अगर देखें तो 2014 के चुनाव में 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई थी और 2019 के चुनाव में 28 सीटें, यानी कि कांग्रेस को 1 सीट से संतोष होना पड़ा था पिछले चुनाव में। और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख मतदाता हैं, यानी कि कुल आबादी के 64% मतदाता हैं मध्य प्रदेश में। और जागरूकता की अगर बात करें तो नरेंद्र, पिछले 4 चुनाव में अगर देखें तो 2004 का चुनाव अगर देखें तो 48% मतदान होता है, 2009 के चुनाव में वो 51% हो जाता है, फिर 61% होता है, और पिछले चुनाव तक आते आते 71% हो जाता है। तो मतदाता भी जागरूक है ये कहा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर इसको समझा जाए तो पिछले 4 चुनावों से मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ एक तरीके से आप कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले 4 चुनावों में अगर 2009 का चुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को 35% से भी ज्यादा वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में मिलता है। ये बताता है कि बीजेपी ने लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। और अभी भी अगर देखें कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट की भी तो 29 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित तो कर ही दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी पिछड़ी हुई है। 10 सीटों पर ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर पाई है। अभी कांग्रेस का पिक्चर एकदम क्लियर नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी फुल फ्लैश अगर देखें तो चुनावी मोड में अब और हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव का एक जो बढ़त है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी। आयशा खाना हमारे साथ मौजूद है। आयशा, क्योंकि इस बार दक्षिण के राज्यों से एक बदली हुई सियासत के बारे में लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार एक नए प्रकार का एक वर्डिक्ट देखने को मिल सकता है। आपकी मौजूदगी कर्नाटक में है, अगर तमिलनाडु तक के विस्तार की बात की जाए, आपको लगता है कि क्या कुछ नया इस बार की सियासत में 2024 के रण में?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कर्नाटक की बात अगर हम करें तो कर्नाटक में भले ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन लोगों का ये मानना है कि कर्नाटक के लोग हमेशा से, जब राज्य के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अलग तरह की वोटिंग करते हैं, और लोकसभा चुनाव होते हैं तो वोटिंग अलग मुद्दों पर होती है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कर्नाटक में भी। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी का पल्ला भारी है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कर्नाटक को दक्षिण का द्वार मानकर चलती रही है, और कर्नाटक में बीजेपी के 25 सीटें हैं। तो ऐसे में बीजेपी कोशिश यही कर रही है कि अब 28 की 28 सीटें कर्नाटक में जीत लें। लेकिन अगर हम ओवरऑल साउथ की बात करें तो साउथ से 119 सीटें जो है, ये पूरे विधानसभा सीटों का एक मजबूत किटी बनता है, जो तमाम पार्टियां कोशिश करती हैं कि ये 119 सीट को जीता जाए। और देखा जाए तो कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनकी मौजूदगी कर्नाटक में है, केरला में है और तमिलनाडु में है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ पुश, यानी साउथ में, दक्षिण भारत में लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो विकास की धारा वो लेकर आते रहे हैं, उससे देखकर यही साफ नजर आता है कि दक्षिण में इस बार जो रुख है, जो हवा का रुख है, वो बदलेगा। और परंपरागत राजनीति से हटके कुछ आयशा इस बार परंपरागत राजनीति से हटके इस बार कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि वक्त फिलहाल अनुमति नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका भी, आयशा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से आप दोनों का शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ अदिति टंडन जी बनी हुई थी और प्रकाश चंदलिया जी हमारे साथ थे। उन दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया। तो जनादेश के आज के संग में इतना ही, लेकिन जनादेश के माध्यम से हम लगातार 4 जून तक, जब तक लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आते, हम लगातार आप तक आते रहेंगे और हर चुनावी खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे और हर बात के बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो इस जनादेश के खास कार्यक्रम के माध्यम से हर चुनावी हलचल को जानने के लिए आप हर दिन डीडी न्यूज का रुख कीजिए, आप तक को हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आज के संग में बस इतना ही। नमस्कार। मैं क्या जी, सब